अब शुरू होता है चैप्टर 977 फर्स्ट सर्मन। क्लाइन ने पैट्रिक ब्रायन के जवाब पर आश्चर्य नहीं जताया। उसने हल्का सा सिर हिलाया और पूछा, तुम किस इनकारनेशन नंबर पर हो? उसके पास वो बेसिक नॉलेज था कि अनडाइंग हर 60 साल में मरते और फिर जीवित होते हैं, और हर बार उनकी याददाश्त का बड़ा हिस्सा चली जाता है, जैसे जिंदगी फिर से एक नई शुरुआत हो रही हो। ये जानकारी पोशन से मिलती थी, इसलिए पैट्रिक ब्रायन ने तुरंत समझ लिया कि ब्लेसिड ने क्या पूछा है। उसने कुछ सोच के बाद कहा, मैं 50 नहीं हुआ, मैं 10 साल से कम समय से अनडाइंग हूं। क्लाइन ने अगला सवाल किया, तुमने कब अपना फेथ बदलकर हमारे लॉर्ड को मानना शुरू किया? यहां लॉर्ड से मतलब था अंडरवर्ल्ड का लॉर्ड। ब्रायन ने कुछ सेकंड याद कर कहा, जब मैं तीसरा बर्थडे मनाया था। 30 की उम्र में रहस्य की दुनिया में कदम रखना, बियॉन्डर बनना, 40 होने से पहले सीक्वेंस 4 पर पहुंचना, ये या तो जबरदस्त टैलेंट था या फिर ब्लेसेड होना। क्लाइन के मन में उसके पहले वाले अनुमान और पुख्ता हो गए। फिर भी ब्रायन की रफ्तार क्लाइन की तुलना में कम थी। क्लाइन जानता था कि उसके पास ऐसे कई चीट्स थे जो किसी और के पास नहीं थे। क्लाइन ने अगले सवाल के लिए मंच तैयार किया। तुम्हारी पब्लिक आइडेंटिटी क्या है? ब्रायन ने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। बैकलैंड में मेरे 2 गारमेंट फैक्ट्रीज हैं। सार्वजनिक रूप से मैं एवरनाइट गॉडेस का अनुयायी हूं और न्यू पार्टी का सपोर्टर भी। क्लाइन अंदर से हल्का सा हंसा और फिर पूछा, तुम्हारे नीचे न्यूमिनस एपिस्कोपेट के कितने लोग हैं और वो क्या करते हैं? ब्रायन ने तथ्यों के साथ जवाब दिया, 2 टीमें, कुल 12 बियॉन्डर्स। कुछ मेरी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ घड़िया और वॉच इंडस्ट्री में। उनके पास फॉर्मल वैसा ही ऑक्यूपेशन है। वे आम लोगों को धीरे धीरे प्रोसेलेटाइज करते हैं, पर असल में उनका काम गॉड के छोड़े हुए क्लूज ढूंढना और अवेकनिंग रिचुअल्स के लिए सामग्री जुटाना है। जब क्लूज मिलते हैं तो वे ऑपरेशंस करते हैं और मटीरियल्स इकट्ठे होने पर अलग अलग रिचुअल्स आजमा कर सबसे असरदार तरीके की तलाश करते हैं। मैं इस ऑपरेशन का मुख्य व्यक्ति और रिचुअल्स का कोर हूं। क्लाइन ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, गॉड के रेवलेशन के अनुसार अब से तुम मेरी हिदायतों का पालन करोगे, समझे? पैट्रिक ब्रायन तुरंत उठा और गंभीरता से झुककर बोला, हाँ योर एक्सलेंसी। क्लाइन ने पहला आदेश दिया, पहला, सभी रिचुअल्स रोक दो और सामग्री इकट्ठा करना बंद करो। गॉड आंशिक रूप से जाग चुका है, वे रिकवरी स्टेज में है। वे को आवाज शोर से परेशान नहीं करना चाहिए। क्लाइन की वजह साफ थी, ब्रायन के एक्सपेरिमेंट्स आर्टिफिशियल डेथ यानी डेथ पाथवे की यूनिकनेस को और सक्रिय करने की दिशा में काम कर रहे थे। इससे गॉडेस के लिए नियंत्रण गहरा करना मुश्किल हो सकता था, और चूंकि एवरनाइट गॉडेस ने ब्रायन को क्लाइन के पास भेजा था, क्लाइन को यह व्यवस्था करनी ही पड़ी। ब्रायन ने बिना किसी शक के स्वीकार किया, डेथ वास्तव में जाग चुका है और अवेकनिंग रिचुअल्स डिस्टर्बेंस के रूप में माने जाएंगे। उसने पूछा, योर एक्सलेंसी, आगे क्या करना चाहिए? क्लाइन ने मुस्कुराकर कहा, गॉड के छोड़े हुए क्लूज की तलाश जारी रखो, ये उसकी रिकवरी में मदद करेगा। साथ में अपने आसपास पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा दो, स्कूल खोलो, क्लासेस खोलो, लोगों को जंगलीपन और अज्ञानता से बाहर निकालो। गॉड का राज्य एक ऐसी दुनिया है जहां इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। क्लाइन ने पवित्र भाव में दाहिना हाथ छाती पर रखकर प्रचार करना भी नहीं छोड़ा। गॉड कहता है कि पहले ज्ञान होना चाहिए, तभी विश्वास संभव है। जो खोया है उसके शरीर को मजबूत करो और उसके दिमाग को शिक्षित करो। ब्रायन ने पूरी श्रद्धा से निहोरा किया, मैं गॉड की शिक्षा मानूंगा, हर आत्मा गॉड के राज्य में अनंत जीवन पाए। उसने न्यूमिनस एपिस्कोपेट के खास प्रेयर जेस्चर से हाथ माथे पर उठाकर द्योतक मुद्रा अपनाई। वो आदत उनके उस समूह की थी जो अंडरवर्ल्ड की गहराई को दर्शाती थी। क्लाइन ने दूसरी शर्त रखी, दक्षिणी समूह से आने वाले आदेश, चाहे जो भी स्रोत हो, पहले मुझे सौंपे जाएंगे, तब मेरी अनुमति के बाद ही काम हो सकता है। बिना अनुमति के कोई निजी निर्णय नहीं लेना। क्योंकि हाइटर और अन्य सेंट्स कभी कभी आर्टिफिशियल डेथ के पक्ष में अति उत्साहित होकर ब्रायन को नई हिदायत दे सकते थे, क्लाइन ने ये लाइन खींच दी कि वो बीच का फिल्टर रहेगा। ब्रायन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। तीसरा आदेश ये था कि जब तक मैं बुलाऊं मुझसे मिलने की जिद मत करना। हमारी कम्युनिकेशंस मैसेंजर्स के जरिए होंगी। कई अस्तित्व हैं जो गॉड की वापसी नहीं चाहेंगे। ब्रायन ने गंभीरता से स्वीकार किया और क्लाइन ने मैसेंजर समनिंग इनकैंटेशन भी बताया। दोनों ने अपने अपने वर्जन्स बताए। क्लाइन ने जानबूझकर गर्मन स्पैरो का नाम फेंका, यह परखना था कि ब्रायन की प्रतिक्रिया क्या होगी। ब्रायन ने नाम सुना और हैरानी से कहा, डेथ कॉन्सूल। क्लाइन ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो नहीं, वो मेरा टीचर है। ब्रायन ने इसे समझ लिया। क्लाइन ने और जानकारी जुटाई, न्यूमिनस एपिस्कोपेट के अन्य फैक्शंस के बारे में क्या जानते हो?
ब्रायन ने बताया, सबसे शक्तिशाली रॉयल फैमिली फैक्शन है, जिसकी लीडर सिया पालंकिया एगर्स नाम की एक डिसेंडेंट है, जो खुद को पेल वाइट एम्प्रेस कहती हैं और संभवतः एंजल हैं या किसी महत्वपूर्ण रेलिक की धारक हैं। अन्य फैक्शंस में रिपोज और अंडरवर्ल्ड प्रमुख हैं। मिलकर उनकी ताकत 3 शक्तिशाली बियॉन्डर्स के बराबर है। कहानी समाप्त होने को आई, ब्रायन उठकर बो किया और कमरे से बाहर चला गया। बाहर के अंधेरे में उसके साथ खड़ी कुछ नियरली ट्रांसपेरेंट पोस्टर्स वाले लोग फॉर्मल कपड़े पहने उस डेमीगॉड के साथ कैरेजेस पर चढ़े और दूर चले गए। उनकी पेल वाइट लाइट्स में हल्का डार्क ग्रीन टिंट था। धीरे धीरे वे शहर के अंधेरे में विलीन हो गए। क्लाइन खिड़की पर गया, पर उसके मन में एक अजीब सी बादलनुमा वार्निंग थी। ब्रायन की रेवलेशन भले गॉडेस से आई हो, पर क्लाइन को गहरा संदेह था कि बैकलैंड या शायद पूरी दुनिया में कोई अंधेरा उभरने ही वाला है। उसने तुरंत डेमोनिस ट्रिसी से संपर्क किया कि उसकी तरफ से सब कुछ सामान्य है या नहीं। रात गहरी हुई और क्लाइन ने उन आने वाली हलचलों के बारे में सोचा। एक नया अध्याय अभी बस लिखना बाकी था। अब शुरू होता है चैप्टर 978, गिफ्ट। चमकते चांदनी रात में 160 बॉकलिन स्ट्रीट के बगीचे में एक ग्रे चूहा अपने बिल से निकल आया। उसने सीधा मास्टर बेडरूम की तरफ दौड़ लगाई। उसके माथे पर एक छोटा काला चिपचिपा सा बूंदी नुमा अटैचमेंट तैरता हुआ झूल रहा था। इसे वो नाच खुश कर सिर के ऊपर उठाए लिए जा रहा था। चूहा तेजी से वापस मुड़ा, घर से निकला और नालियों के मुख की तरफ भागा। अचानक उसने अपने पांव ऊपर उठाए और मानो जैसे किसी जादू से उसके पंजे लंबे हो गए हों, उसने सामने मांस के छोटे छोटे बल्ब बनकर उभर आए। इन बदले हुए पंजों से उसने बिना आवाज किए मैनहोल का ढक्कन सरका दिया और झटके से नीचे उतर गया। नाली के अंदर वो बिल्कुल तय जगह तक गया, जहां डीमनिस ट्रीसी ने छुपना चुना था। मिट्टी खोदते हुए उसने एक शीशे का टुकड़ा निकाला, आगे की ओर काला चिपचिपा वस्तु फेंकी। धीरे धीरे उसकी देह खींचने लगी और एक मध्यम आयु का आदमी बन गया, एक डार्क रेड कोट और त्रिकोणाकार टोपी पहने। एडमिरल ऑफ ब्लड, जिसे लोग सेन्योर कहते थे, पर उसकी देह कागज की परत सी पतली थी, जैसे कोई पेपर फिगरीन उखड़ी हुई तस्वीर। वो सेन्योर वास्तव में क्लाइन का एक मर्यूनेट था। क्लाइन अपने बेडरूम से स्पिरिट बॉडी थ्रेड से चूहे को नियंत्रित कर रहा था। इसी चूहे ने रिचुअल मटेरियल्स लेकर नालियों के रास्ते ट्रिसी से संपर्क किया था। सेन्योर ने चिपचिपे बल्ब को उठाया। वो ट्रिसी के जले हुए बाल का सा अवशेष था और शीशे के टुकड़े को साफ किया। उस पर उसने वो काला पदार्थ मल दिया। फिर क्लाइन के इशारे पर सेन्योर कुछ कदम पीछे हटा। एक थप्पड़ जैसा चिपचिपा आवाज हुआ और पेपर फिगर सेन्योर दीवार पर चिपक कर एक ऑयल पेंटिंग जैसा नजर आने लगा। ईस्ट बरो के किसी कमरे में, जहां भारी पर्दे अंधेरे से घेरते थे, एक विशाल स्फीयर बन रहा था। रावण काले चिपचिपे टेंटिकल्स एक साथ लिपटे हुए और उनके सिरों पर आंखें थीं या सांप सिर, कुछ की जीभ झलक रही थी। फिर ये पूरी परत टूटने लगी और भीतर से एक लड़की सिकड़ी हुई निकली, मुलायम चेहरे वाली पर दर्द से भौएं सिकड़ी हुई। टेंटिकल्स लौटकर असल में उसके काले बाल बन गए। लड़की उठी, अपने छोटे बिस्तर की तरफ चली और गिरा हुआ गाउन उठाकर ओढ़ा। फिर वो पूरे आईने के सामने गई, दाहिना हाथ फैलाया और आईने पर उंगली घिसी। एक काली लपट हवा में मन सी जली और फिर बुझ गई। शीशा गहरा काला हो गया। शीशे के भीतर नाली की धसी हुई दुनिया का दृश्य दिखा और दीवार पर चिपका हुआ सेन्योर जैसे ऑयल पेंटिंग में झांक रहा था। लड़की मुस्कुराई। उस मुस्कान से अंधेरे कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। वो खिलखिलाकर बोली, मिस्टर गर्मिन स्पैरो, क्या ये तुम्हारी पागलपन और क्रूरता है या मैं केवल एक जोकर से परिचित हूं? क्लाइन हैरान नहीं हुआ। ट्रिसी ने उसे गर्मिन स्पैरो के रूप में पहचाना, क्योंकि क्लाइन ने पहले एडमिरल सेन्योर की शक्ल में उसे देखा और सेन्योर को गर्मिन स्पैरो ने हंट किया था। ट्रिसी तब नालियों में छुपी थी, कमजोर थी और बदला ले रही थी। उसने अपने साथी का हिसाब रखा था। क्लाइन ने सेन्योर को मुस्कुराने का हुक्म दिया और बोला, जोकर भी पागल और क्रूर हो सकता है। फिर बिना विलंब किए पूछा, रॉयल गार्ड्स के कप्तान पर तेरी जांच में क्या प्रगति है? ट्रिसी का चेहरा क्षण भर सख्त हुआ। कम से कम 1 महीना लगेगा, हो सकता है 2, उसने कहा। ताकत हर समस्या का हल नहीं है। मैं कभी भी दूसरों के मौके बर्बाद नहीं करती। मिस्टर गर्मिन स्पैरो, अब जब तुम पहचान छिपाना जरूरी नहीं समझते, कोई आसान तरीका दो संपर्क करने का। क्लाइन को लगा जैसे उसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा हो। उसने पहले कुछ क्षण सोचा, फिर मिस मैसेंजर को समन करने वाली पुकार और एक गोल्ड कॉइन के रिचुअल इंग्रेडिएंट के बारे में बताया। ये वही तरीका था जिसे वो मिस मैसेंजर के लिए इस्तेमाल करता था। ट्रिसी ने शीशे पर हल्का थप्पड़ मारा, काली लपट फैली और फिर बुझ गई। आईना वापस सामान्य हो गया। नाली में सेन्योर शीशा वापस मिट्टी में दबा गया, अपना रूप सिकुड़कर फिर से ग्रे चूहा बन गया और गहरे नालियों में गायब हो गया। क्लाइन ने पर्दा खींचा और रिक्लाइनर पर लौटकर बैठ गया। मन में पछतावे का भार था। उसने सोचा, मुझे ट्रिसी से हाथ मिलाकर पछतावा है,
वो किसी प्राइमोर्डियल डीमोनिस की इच्छा से दब चुकी है और बदला उसकी शक्ल को विस्फोटक बना सकता है। अगर ट्रिसी म्यूटेट कर गई तो वो बड़ी तबाही कर सकती थी। मुझे शायद उसे पहले खत्म कर देना चाहिए था। क्लाइन ने गहरी सांस ली और ट्रिसी की जगह पता लगाने के लिए एक रिचुअल किया, पर डिविनेशन विफल रही। ये और भी चिंताजनक था। ऐसा लगे तो ट्रिसी अब प्राइमोर्डियल डीमनिस की ब्लेस्ड बन चुकी थी। अगले दिन सुबह के नाश्ते के बाद क्लाइन ने वॉल्टर और नए असिस्टेंट रिचर्डसन को साउथ कॉन्टिनेंट से लाए गए उपहार बांटने के लिए भेजा। एक पूरा लगेज बैग भरा हुआ, फर्मो कॉफी बीन्स, ईस्ट बालम टबैको, रिवर वैली का ग्रेप वाइन और ह्यूमन बोन की मूर्तियां। ये सब पड़ोसियों और सोशल कनेक्शंस को सौहार्द का संकेत देने के लिए थे। ड्वेन डांटेस के लौटने की घोषणा। क्लाइन ने वॉल्टर को खास निर्देश दिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मख्ट या उनकी पत्नी को रिवर वैली वाइन बतौर कॉकटेल बनाने की सलाह देना और लेमन जूस के साथ सजेस्ट करना। छोटे छोटे सोशल नाइसिटीज, गलत उपहार एक तंज बन सकता था, इसलिए चुन चुन कर देना जरूरी था। रिचर्डसन ने बाकी पैकेटों की ओर नजर डाली और पूछा, कहाँ भेजूं? क्लाइन ने मुस्कुराते हुए कहा, बर्सरी फाउंडेशन के स्टाफ के लिए मैं खुद दूंगा। और फिर थोड़ी हल्की शरारत में जो कहा, डॉक्टर एरन के नए बच्चे के जन्म पर मैं अपनी माफी के रूप में साउथ कॉन्टिनेंट की एक गोल्डन एमुलेट दूंगा। वो जानता था कि बच्चा शायद वो चीज पसंद ना करे, पर विवरण सिर्फ एक सोशल जेस्चर था। सेवाकारों को भेजकर क्लाइन खुद कैरेज में बैठा और 22 फेल्प स्ट्रीट लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचते हुए वो एनूनी के साथ कई उपहार लेकर दूसरे तल्ले पर गया और आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए, ऑड्री की मधुर आवाज आई। वो पहले से जान रही थी कि मिस्टर ड्वेन डांटेस फाउंडेशन आएगा। वो इंतजार कर रही थी। क्लाइन ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला और कहा, मैं साउथ कॉन्टिनेंट से लौटा हूं, थोड़े से उपहार लाया हूं। ऑड्री ने मुस्कुराकर बॉक्स खोला। भीतर एक सजावटी रिबन था जिसमें सफेद पंख पर पीली पीली पैटर्न बनी थी। क्लाइन ने बताया, ईस्ट बालम में शानो शौकत के लोग इसकी सराहना करते हैं। ये हैट पर लगाने के लिए परंपरा है। फेदर्ड सर्पेंट की पूजा से जुड़ा है। वहां डेथ का प्रतीक माना जाता है। क्लाइन अंदर से मुस्कुराया। वो ये पंख आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट का बाई प्रोडक्ट था। उसके पास पहले 3 में से केवल एक बचा था। इसे उसने मिस जस्टिस के लिए चुना क्योंकि वो भी एवरनाइट की बिलीवर थी और क्रिटिकल मोमेंट पर संपर्क कर सकती थी। ऑड्रे ने पृष्ठभूमि की बारीकियों पर ध्यान देते हुए वो रिबन अपने हाथ में थाम लिया। उसके मन में एक विचित्र विचार जागा, क्या मिस्टर वर्ल्ड ने सचमुच फेदर्ड सर्पेंट के पंख उखाड़े? पर वो ये सवाल जाहिर नहीं कर पाई। बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने धन्यवाद दिया। और इस तरह एक काले चिपचिपे उपहार से शुरू हुआ वो संवाद, ट्रिसी की नाली वाली दास्तान, क्लाइन का पछतावा और उसका सोशल रिटर्न, सब उसी दिन की रात और आने वाले कल की घटनाओं के काले चमकते पर्दे पर टिका हुआ था। अब शुरू होता है चैप्टर 997, जॉय ऑफ लाइफ। दोपहर की रोशनी हल्की सी खुशमिजाजी लेकर थी जब ऑड्री ने उस सफेद पीले पैटर्न वाले पंख को देखा जो क्लाइन ने उसे गिफ्ट किया था। उसने नीचे झुककर उसे हाथ में घेरा और कहा, साउदर्न कॉन्टिनेंट की परंपराएं वाकई अलग हैं, पर ये मेरे टेस्ट के मुताबिक भी है। उसके शब्दों का आखिरी हिस्सा आधा साज था और आधा शिश था। एक तरफ उसे वो पंख एक आर्ट वर्क जैसा लग रहा था, दूसरी तरफ उसका स्टाइल कुछ ज्यादा तीखा और दिखावती था, ऐसा कुछ जो वो रोज के एक्सेसरी के रूप में पहनना पसंद न करती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुरानी खुदाई में मिली विचित्र चीज की तारीफ बड़े उत्साह से करता है, पर उसे घर पर रोशनदान में नहीं सजाता। क्लाइन ने मुस्कुराकर कहा, साउदर्न कॉन्टिनेंट में भी अलग अलग रीति रिवाज है। ईस्ट बलाम, हाईलैंड्स और रिवर वैली तक पूरी तरह अलग, पर एक जैसी चीज है, सोने की आराधना। वहां के लोग मानते हैं कि सोना किसी तरह की मैजिक पोजेस करता है। वो ऑड्री के हाथ में रखे पंख की ओर इशारा करके बोला, कहते हैं जो लोग ऐसे एक्सेसरी पहनते हैं उन्हें फेदर्ड सर्पेंट की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, या सीधे सीधे कहें तो डेथ की तरफ से रिएक्शन मिल सकती है। ऑड्री, जो खुद एक स्पेक्टेटर थी और सीक्वेंस 6 की समझ रखती थी, जल्दी से बीच के अर्थ पड़ गई। उसे पता था कि यह हैट रिबन किसी किसी क्रिटिकल वक्त पर डेथ से रिस्पॉन्स दिलवा सकती है, कुछ असर कराने के लिए। कैसे इस्तेमाल करना है वो मिस्टिसिज्म की बेसिक जानकारी थी और उसे क्लाइंट से विस्तार की जरूरत नहीं थी। वो हल्की मुस्कान लेकर बोली, मुझे अच्छा लगा, मैं इसे कभी कभार हैट पर लगाऊंगी। क्लाइंट के चेहरे पर संतोष उभरा। स्पेक्टेटर्स के साथ बात करना सच में आसान था। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, मेरे पास और भी गिफ्ट हैं जो मैं बांट कर आऊं। ऑड्री मुस्कुराई और बोली, तुम आज यहां सबसे ज्यादा वेलकम होगे। बोलने का यही तरीका था कि वो आभार व्यक्त कर रही थी, पर भीतर वो थोड़ा बेचैन थी। हिवन राम्बिस की बातों के बाद वो सोच रही थी कि मिस्टर वर्ल्ड को हिवन के बारे में कब और कैसे बताना ठीक रहेगा। कुआरॉन का हादसा उलझा हुआ था और हिवन ने उस पर जो रुचि दिखाई थी वो गंभीर थी। उसने सोचा, ठीक है, टैरो गैदरिंग तक छोड़ दूंगी, मिस्टर हैंगमैन और मैम हर्बिट से सलाह लूंगी।
ऑड्री को यह भी डर सताने लगा कि बैकलैंड की हाई सोसाइटी में कई लोग शायद हिप्नोटिज्म के कारण अपने असली इरादों के विपरीत काम कर रहे हैं। और हर बार जब उसके माता-पिता सेंट सैमुअल कैथेड्रल में मास सुनने जाते थे, राइट्स का संचालन अक्सर बैकलैंड के आर्क बिशप करते थे, जो कि एवरनाइट चर्च का एक डेमीगॉड था। शायद यही वजह थी कि हेवन की घुसपैठ पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। कुछ सुरक्षा तो थी। ड्वेन डांटेज, क्लाइन, दफ्तर से निकलकर बाहर आया। ऑड्री ने दरवाजा बंद होने के बाद अपने डेस्क पर बैठकर एक फाउंटेन पेन से कुछ घिसा-घिसा सा ड्राइंग बना डाला। घाते हुए आंखें, इंटरलॉकिंग सर्कल्स। उसने तुरंत स्पिरिचुअलिटी से अग्नि जगाकर कागज भस्म कर दिया। एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट के लिए ऐसी स्केच का साइको इंटरप्रिटेशन बुनियादी कौशल था। वो कोई निशान नहीं छोड़ेगी। क्लाइन ने बाकी गिफ्ट्स बांटे, कुछ डायरेक्टर्स से गपशप की और अंत में पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के कमरे में बैठकर मिस्टर अजिक के लिए एक लेटर लिखा। उसने साउदर्न कॉन्टिनेंट में एडम के 008 की घटना, इन जैंगविल पर हुई रिवेंज और लियोन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के बारे में कुछ बातें लिखीं। एक सादा परार्थनात्मक संदेश, जिसमें उसने कहा कि बच्चों की मदद करने में सच्ची खुशी है और मिस्टर अजिक को भी अच्छा लगेगा अगर वो जागकर ऐसा करे। लेटर लिखा, जांच की और कॉपर विसल बजाते हुए स्केलेटन मैसेंजर भेज दिया। मेल ऑफ। फिर वो दोनों, क्लाइन और एनोनी, लियोन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन से निकलकर सेंट सैमुअल कैथेड्रल पहुंचे। क्लाइन ने वहां 15 मिनट के लिए शांतिपूर्वक प्रेयर की और फिर डोनेशन बॉक्स में 80 पाउंड की रकम डाल दी। एक छोटा लेकिन प्रतीकात्मक इशारा। उसने बिशप इलेक्ट्रा से बात की, उनकी भेंट हुई और ये भी एक तरह से चर्च को ये बताने का तरीका था कि ड्वेन डांटेज वापस आ गया है। दोपहर की टी टाइम में क्लाइन ने अपना अगला शेड्यूल पूरा किया। डॉक्टर एरन सेरीज के यहाँ जाना। रिचर्डसन ने पहले सूचित कर दिया था और उन्हें विजिट की अनुमति मिल गई थी। क्लाइन ने डॉक्टर एरन, उनकी पत्नी विल्मा ग्लैडिस और नवजात विल के बड़े भाई बहनों से मिलकर शिष्टता दिखाई। उसने हल्के फुल्के लफ्जों में कहा कि अफसोस कि वो बच्चे के जन्म में शामिल नहीं हो पाया और साथ ही ईस्ट बलाम का एक गोल्डन एम्युलेट गिफ्ट कर दिया, बच्चों के लिए गुड लक चार्म के तौर पर। डॉक्टर एरन बड़े बातूनी नहीं थे, पर उन्होंने आदर से गिफ्ट स्वीकार किया और उसे प्रैम पर बांध दिया। क्लाइन ने शर्माते हुए पूछा, विल, तुम्हें ये पसंद आया? बच्चे ने चाव से आमिलेट को उछालकर दूर कर दिया। एकदम बच्चों जैसा रिएक्शन। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हुआ, पर क्लाइन ने हंसी में वो सन्नाटा तोड़ दिया। ऐसा होता है, हर बच्चे की प्रतिक्रिया यही है। हाई टी में खाने पीने के दौरान क्लाइन ने ईस्ट और वेस्ट बलाम की कुछ रीतियों की बातें बताईं। परिवार के लोग जिज्ञासु रहे और बीच बीच में प्रश्न पूछते रहे। क्लाइन ने हल्के अंदाज में फिर प्राइवेट जानकारी का इशारा किया। इल्यूजन बनाकर उसने थोड़ी सी मौज उड़ाई और फिर बच्चों के साथ ढेर सारा हल्का फुल्का मजाक किया। उसने एक पल बच्चे की ओर देखा और मासूमियत में कहा, तुम्हें मेरे गिफ्ट्स अच्छे नहीं लगे? चलो, शायद तुम्हें गुआदर पसंद आए, कम से कम इसे तो पिया तो जा सकेगा। बच्चे की किसी आशा सी आवाज ने सबको हंसा दिया। फिर एक मॉडर्न सी शरारत। क्लाइन ने इल्यूजन हटाते हुए आइसक्रीम की चम्मच उठाई और बच्चे के सामने रख दी। बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया, वाह, और पूरा कमरा हंसी ठटाहों में बदल गया। यही जिंदगी का छोटा सा जॉय, छोटी छोटी उलझनों के बीच आने वाली सहज हंसी। क्लाइन ने आज इसी के लिए घर घर गिफ्ट लेकर आया था। रात ढलते ढलते क्लाइन ने आज के छोटे छोटे मोमेंट्स को अपने दिमाग में जोड़ा। चाइल्डहुड के चुहलभाजी भरे दृश्य, चर्च की शांत प्रेयर और लियोन चैरिटी में जो प्यार दिखा। एक परत पर ये सब सोशल मैन्यूवर्स थे, पार्लर टॉक और स्टेटस मेंटेनेंस, पर दूसरी परत पर यह सब एक ह्यूमन सार था, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां और लोगों के बीच के अनकहे रिश्ते। और तब क्लाइन ने सोचा, ये सब दिखावा नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट भी है, सामाजिक पूंजी, इंटेल और कभी कभी जेन्युइन वार्मथ। वो सोचे कि वक्त आने पर इन संबंधों का इस्तेमाल कैसे करना है, पर पहले आज का आनंद पूरी तरह जी लिया जाए। आखिर में वो बगीचे की तरफ एक हल्की सांस लेकर निकला। बैकलैंड की शाम में हल्की हवा चल रही थी। उसकी आंखों में एक नर्म सा रुख दिखाई दिया। कुछ गंभीर योजनाएं, पर फिर भी छोटे छोटे मोमेंट्स के सुकून ने उसे आज संतुष्ट कर दिया। अब शुरू होता है चैप्टर 980, चॉइस ऑफ पैरासिटिक टारगेट। बच्चे के रोने की हल्की सी गूंज कमरे में अभी भी बची थी, जब एरन सेरेस और विल्मा ग्रैडिस ने धीरे धीरे अपने छोटे विल को शांत किया। वो पतला लंबा एरन सुनहरे रिम वाले चश्मे को एक बार समेटते हुए सांस छोड़कर उठा, कहा, माफ कीजिएगा, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। क्लाइन ने हंसकर कहा, बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं। उसकी आवाज में एक नरमपन था, पर आंखों में एक छोटी सी शरारत भी। उसने फिर विषय बदला और ईस्ट और वेस्ट बालम की यात्राओं के किस्से बताने लगा। रंग, स्वाद, बाजारों की भीड़ और वहां की अजीब सी परंपराएं जो यहाँ के लोगों को हैरान कर देती थीं। वो सहजता से इल्यूजन का उपयोग कर रहा था। कमरे में बैठे सब लोग उसकी आवाज और मुस्कुरान के रस में भीगते हुए थोड़ी देर के लिए उसी जादुई वातावरण में बह गए। पर यह सब कौशल सबसे ऊपर क्लाइन का काम था, नाजुक मगर असरदार। फिर उसने अधूरी आइसक्रीम की चम्मच बदली, मुस्कुराते हुए प्राइम की तरफ बढ़ा और बच्चे से बोला, विल,
क्या तू थोड़ा खाना चाहेगा? उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि हंसी अपने आप निकल आई। फिर उसने हल्का सा मजाक किया। तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम भी है। कागज़ का एक क्रेन मोड़ लो, ताकि मुझे बार बार आना ना पड़े। जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है। विल ने आंसू पोंछते हुए धीरे धीरे मुंह से कहा, फेट पाथवे के बियॉन्डर्स के लिए दाम चुकाना पड़ता है। फिर वो बच्चे की तरह पर चमत्कारिक ढंग से कागज़ उठाकर बोझिल भाव से एक पेपर क्रेन मोड़ने लगा। उस नन्हे हाथों में जो कॉन्सेंट्रेशन दिखी, उसे देखकर कमरे में बैठे सभी लोग मुस्कुराए। ये दृश्य छोटे छोटे अजीब पर दिल छू लेने वाले पलों में शुमार हुआ। इतने में ही एक कैरेज पिंस्टर स्ट्रीट से निकलकर सेंट सैमुअल कैथीड्रल की ओर बढ़ी। वही लेनर्ड मिचेल खिड़की से बाहर झांकते हुए मटर करने लगा। ड्वेन डैंटेज भी वापस आ गया। उसके साथ चलने वाली धीमी सी बुढ़ापे वाली आवाज ने दिमाग में गूंज उठाया, फेट आखिरकार आपस में उलझ जाएगी। लेनर्ड कैथीड्रल पहुंचा और सेंट एंथनी की स्टडी में बुलाया गया। उस कमरे का सन्नाटा, काले जाल वाला अलमारी और एंथनी की गहरी आंखें सब मिलकर एक भयभीत परंतु आंखों में सिद्धांत रखने वाला माहौल रच रहे थे। एंथनी ने लेनर्ड को सूचित किया कि वो अब सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक बनने के लिए अप्लाई करने के काबिल हो गया है, पर सोल अश्योरर का पोषण अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इसलिए उसे सोएस्ट की टीम से अलग करके कुछ अलग मिशंस दिए जा रहे हैं। ये सम्मान था और चुनौती भी। नीचे बेसमेंट की ओर उतरते हुए लेनर्ड ने स्टेन्ड ग्लास की खिड़कियों से छनती धूप में झूलते कीड़ों को देखा। उसी पल उसकी यादों में अमोन का संदर्भ चमक उठा, जैसे एक पुराना डर, और उसने सॉफ्टली पूछा, ओल्ड मैन, एक सवाल है। तुमने पहले की तरह किसी छोटे कीड़े में पैरासिटाइज क्यों नहीं किया? वे छिपने में आसान होते हैं, अमोन का पता नहीं चलता। पल्ले ज़ोरोआस्तर ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और फिर धीमे से बताया, ये सब इतनी सरलता से नहीं होता। एक छोटे जीव का लाइफ स्पैन छोटा होता है। बार बार पैरासिटिक टारगेट बदलना शरीर पर बोझ डालता है। शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। मन में पहचान की धुंध पड़ जाती है। धीरे धीरे पैरासाइट खुद को खो देता है और मैडनेस पाल लेता है। इसलिए विकल्प चुनना एक वैज्ञानिक, नैतिक और दीर्घकालिक रणनीति है। बिल्कुल वैसा जैसे कोई सर्जन ऑर्गन ट्रांसप्लांट से पहले डोनर की कंपैटिबिलिटी जांचे। ओल्ड मैन ने विस्तार से समझाया, और लेनर्ड के लिए यह सब सुनना चिंताजनक भी था और राहत देने वाला भी। पल्लेज ने कहा, सबसे उत्तम लक्ष्य वही होंगे जो तुम्हारे पाथवे से निकट हों। सीक्वेंस मिलते हों, उद्देश्य मिले। उस तरह से सिंक्रोनाइजेशन आसान रहती है। होस्ट का शरीर और बियॉन्ड द पावर्स आपस में मैच करते हैं। दूसरा विकल्प सीयर या अप्रेंटिस पाथवे के इंटेलिजेंट बियॉन्डर्स होंगे। कम बोझ, तेज रिकवरी। अगला, पर्याप्त समझदार बियॉन्डर्स किसी भी पाथवे से कम कम्युनिकेशन बनाए रख सकते हैं। पर सबसे खराब विकल्प होगा लगातार आम जानवरों में कूदना, जो धीरे धीरे पैरासाइट की मानसिकता खा जाता है। लेनर्ड ने यह सब सुनते हुए भीतर से सिफारिशों को नोट किया। ये खौफनाक पर व्यवहारिक सलाह थी। पल्लेज की आवाज किसी टीचर की तरह सूझबूझ से भरी थी। याद रखो, पावर लेने का अर्थ ये नहीं कि तुम अब कोई अलग इंसान हो। तुम हर दिन खुद से सवाल करते रहना, नहीं तो होस्ट तुम्हें निगल लेगा। लेनर्ड ने यह सब अब्जॉर्प्शन के रूप में लिया, जैसे कोई युवा तलवारबाज कब सीखता है कि शोर में भी शांत रहना जरूरी है। रात के 7:30 क्लाइन 39 बोकलैंड स्ट्रीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मॉरी मार्क्ट के घर पहुंचा। ये घर शाही सा प्रतीत होता था। फॉयर में प्रज्वलित फव्वारा, दीवारों पर जरीदार कढ़ाई और मेज पर क्रिस्टल के ग्लास। मार्क्ट ने सैन्य यूनिफॉर्म पहना था। छाती पर रोज रंग के मेडल चमक रहे थे और उनकी पत्नी रियाना ने एक शोल्डर रिवीलिंग ड्रेस में स्वागत किया। कमरे में हल्का सा चमकदार मंगीत और मेहमानों की फुसफुसाहट थी। क्लाइन ने कॉर्डियल हंसी के साथ उनका धन्यवाद लिया और पूछा, पेशकश कैसा लगी? रिवर वैली ग्रेप वाइन, जो कॉकटेल बनाने लायक थी। मार्क्ट ने ईमानदारी से बताया कि स्वाद उत्तम रहा। क्लाइन ने ध्यान से देखा। यहाँ के मेहमान और बातचीत की कला उस तरह की थी जिससे कोई भी सोशल मैप जल्दी समझ जाएगा कि किससे कितना जुड़ना है। तभी क्लाइन ने महसूस किया कि कुछ ऑफ है। मिस हेजल कहाँ है? उसने पूछा। रियाना ने थोड़ी उदासी में बताया, वो फैल्गो मैनर में थी। वहां एक पागल चूहे ने उसे काट लिया। अभी वो ठीक नहीं है। क्लाइन की आंखें एक क्षण के लिए तंग हुईं। रैबिड रैट, ये केवल एक चिकित्सा मुद्दा नहीं था, ये एक सोशल एम्बैरसमेंट भी था। एक नोबल घर पर पेस्ट प्रॉब्लम बतलाता है कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर ये वायरस पॉलिटिकल सर्कल्स में फैलता है तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मार्क्ट ने शांति से कहा कि डॉक्टर ने इंजेक्शन देकर इन्फेक्शन रोकने की शर्त ली है और रैट अभी तक नहीं मिला। शायद हमें मैनर में और बिल्लियां रखनी चाहिए। उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, पर उनकी आंखों में एक चिंता थी। वो जानता था कि एक बीमारी का र्यूमर कितना पॉलिटिकल लेवरेज दे सकता है। क्लाइन ने अंदर से विचार किया, ये एक मौका भी हो सकता था। किसी ने जानबूझकर रैट भेजा हो, या ये केवल दुर्भाग्य की एक घटना थी। बैकलैंड की एलीट सर्कल्स में छोटे छोटे घटनाएं बड़े झगड़ों में तब्दील हो सकती हैं,
और क्लाइंट के दिमाग में तुरंत एक स्ट्रैटेजी का खाका उभरा। जांच, एविडेंस कंट्रोल और र्यूमर मैनेजमेंट, 3 चीजें जो किसी भी सोशल कैंपेन के लिए अहम थीं। वहीं दूसरी ओर लेनर्ड की चर्चा और पल्लेस की सलाह। पैरासाइट के लिए लक्ष्य चुनना सिर्फ ताकत का सवाल नहीं, ये बुद्धि, धैर्य और नैतिकता का भी प्रश्न है। क्लाइन ने आज बहुत कुछ देखा। बच्चे की मासूम शरारत, कैथीड्रल की सख्ती और मार्क्ट के घर की सरफेस सुंदरता के नीचे छिपा असमंजस। रात गहरी हुई। बैकलैंड की सड़कों पर कैरेज की रोशनी धीरे धीरे मरती गई, पर क्लाइन का मन योजनाओं से चहक रहा था। वो समझ गया था कि अगली चाल केवल ताकत से नहीं, अनुशासन और सही लक्ष्य चयन से चलनी चाहिए। और कहीं भीतर वो उस पेपर क्रेन को देखते हुए मुस्कुरा दिया। छोटी छोटी चीजों में भी किस्मत के बीज छुपे होते हैं।